अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी भाग 2। अगेती धान की उपज में बाजार भाव की कुछ समस्याएं। छत पर लाभदायक है जैविक सब्जियों की खेती करना। देश भर में धान की अगेती फसल के उत्पादन तथा उसके बाजार भाव में हमारे किसान भाइयों के सामने कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या है उनकी समस्याएं। इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस माध्यम से। देश भर में धान की फसल में अग्रणी माने जाने वाला हरियाणा राज्य का कैथल जिला। यहाँ के किसान इस बार धान की फसल में लगी बीमारियों और साथ ही साथ अगेती धान की फसल अनाज मंडी में पिट जाने से बेहद चिंता में हैं। बेचारे किसान इस बात को लेकर दुखी और हताशा है कि पहले गेहूं की फसल बेमौसमी बरसात के कारण बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद किसानों को यह बड़ी उम्मीद थी कि धान की अच्छी फसल हो जाएगी, अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। किसानों ने जब अपने खेतों में धान की रोपाई की तो उस समय अच्छी बरसात होने से किसानों को धान की अच्छी पैदावार होने के आसार दिखाई देने लगे थे। लेकिन धान की फसल में अचानक बीमारियां लग जाने से और धान की अगेती किस्म 1509 मंडी में दाम बुरी तरह से गिर जाने से किसानों को भारी निराशा हुई है। अब किसानों के खेतों में बासमती और अन्य किस्म की धान की फसलें खड़ी हैं। किसानों को बड़ी चिंता है कि धान की फसल पर कड़ी मेहनत और भारी खर्च के बाद उसे अनाज मंडी में उसकी धान की फसल का क्या भाव मिलेगा। इसमें बीमारी आ रही है जी, इसमें फुंदिया रोग है, जो ये ब्लास्ट के रोग हैं। अभी बीमारी है इसमें, केवल अभी सही उठेगी या ना उठेगी है। रेट भी इसका पिट रहा है 1509 जो 1100-1200 बिक रही है मशीन वाली। अगली का रेट का केवेरा के रेट भी कहेंगे। पीछे जो 6000 का बात था, पीछे भी किस 2700-2800 बासमती, या अभी की जो अपनी 1121 है 2500। तो यही कहना है इसका, अगर अच्छा रेट मिले, जैसे अब मंडियों में 1200-1300 रुपए 1509 का रेट चल रहा है, ये कोई रेट नहीं है। अगर रेट अच्छा मिले तो बहुत बढ़िया होगा। और अब की बारी, अब बरसात के मौसम में बीमारियां भी ज़्यादा आई हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसानों ने पहले अपने स्प्रे करके या कुछ फसलों को संभाले हुए हैं, तो इसका रेट अच्छा मिले तो किसान को बहुत राहत मिलेगी। जिन किसान भाइयों की धान की फसल में अभी बालियां आना प्रारंभ हुई है, वे अपनी फसल में रोगों के लक्षण दिखाई देने पर क्षति से बचाने के लिए कौन कौन से नियंत्रण उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार से। इसमें से मुख्य रूप से जो रोग है झोंका रोग या ब्लास्ट, यह रोग जो है फफूंद के द्वारा धान की फसल में फैलता है और पौधे की सभी भाग इस बीमारी द्वारा प्रभावित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इनके धब्बे के किनारे कत्थई रंग तथा बीच वाला भाग राख के रंग का हो जाता है। रोग के तेजी आक्रमण होने पर बाली का आधार भी ग्रसित हो जाता है। फलस्वरूप
बाली आधार से मुड़कर लटक जाती है, फलतः दाने का भराव भी पूरा नहीं हो पाता है। इसके नियंत्रण के लिए 500 मिलीलीटर दवा जो है 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें, और यदि दिखाई दे तो 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव जो है अवश्य करें। चौथा जो है इसके नियंत्रण है, संवेदनशील किस्मों में बीमारियां आने पर नाइट्रोजन का प्रयोग न करें किसान भाई। ये मुख्य रूप से है, क्योंकि बीमारी आती है तो उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग न करें। दूसरी मुख्य बीमारी है झुलसा, लीफ ब्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। यह बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा फैलती है। पौधों की छोटी अवस्था में लेकर परिपक्व अवस्था तक यह रोग कभी भी हो सकता है। इसको जरूर किसान भाई ध्यान रखें। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू और मध्य भाग तक सूखने लगते हैं, और पत्ते जो है पीले पत्ते के साथ साथ राख के रंग के चकत्ते भी उस पर दिखाई देने लगते हैं। पूरी फसल झुलसी सी प्रतीत होती है, इसलिए इसे झुलसा रोग कहते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए पानी निकालकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम या 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसे ब्लाइटैक्स 50 या पफाइटेलान का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। तीसरा है, जिस खेत में बीमारी लगी हो उसकी पानी दूसरे खेत में न जाने दें, इससे जो है बीमारी फैलती है। तीसरा जो है सीथ ब्लाइट, गुतान झुलसा रोग धान का प्रमुख रोग है। यह बीमारी जो है फफूंदी द्वारा फैलती है। इसके प्रकोप पत्ती के सीथ यानी गुतान पर 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे हरे से भूरे धब्बे पड़ते हैं, जो कि बाद में चलकर भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बों के चारों तरफ किसान भाई ये ध्यान दें कि तरफ नीले रंग की पतली धारी सी बन जाती है। यह इस रोग के लक्षण है। इसके नियंत्रण के लिए पहला है कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, उसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। तीसरा है, अगर बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो जो नत्रजन वाली उर्वरक है उसका प्रयोग बिल्कुल ही न करें, जिससे कि रोग को नियंत्रण किया जा सके। चौथा है खैरा रोग जो होता है वो मुख्य रूप से जो है जिंक की डिफिशियंसी से होता है, जो है या जस्ते की कमी आप कह लीजिए, उसकी कमी से होता है। इसमें लगने पर निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पंक्तियों पर कथई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोगग्रसित पत्तियां सूख जाती हैं, कल्ले कम निकलते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। मुख्य रूप से इसको नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, बीमारी लगने के बाद इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और उसके साथ 2.5 चूना मिला के 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर एरिया के लिए छिड़काव करें। इसी के साथ साथ अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसकी जो है छिड़काव करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, कल आपने देखा कीवी की बागवानी में हमें कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। आज हम जानेंगे फल पकते समय तथा तुड़ाई के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी, सोलन के फल उद्यान के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल रामा से। कीवी फल उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जैसे जब आप इसका बगीचा लगाएंगे तो आपकी प्लानिंग के तौर पे हर 9 मादा पौधों के लिए आपको एक नर लगाना ज़रूरी है। और जब आपने ये प्लान कर लिया कि ये नर है, ये मादा है, और मैंने जैसे वैरायटीज़ बताई दो, एक एलिसन वैरायटी और हेवर्ड वैरायटी है, वो सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा मोंटी वैरायटी है, जैसे ये मोंटी वैरायटी है जो फ्लैट होती है नीचे से, और एक ब्रूनो वैरायटी भी है। और एक इनके लिए नर का जो काम करता है वो एलिसन की एक एलिसन नर नाम से किस्म जो है वो भी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये बेल है तो सिधाई करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ट्रेनिंग मतलब इसको आकार देना, तो बेल को आकार देना सबसे पहले ज़रूरी है, जो कि टेढ़ा काम होता है। तो इसके लिए हम पहले साल जब पौधा लगाते हैं तो प्रयास ये रहता है कि 1.5 मीटर तक ऊंचाई तक, जो कि इस एंगल आयरन के स्ट्रक्चर की जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की ऊंचाई है, इस बेल को सीधा रखा जाए इसके। और ये बड़ा टेढ़ा काम है। इसके लिए हम बांस का डंडा एक लगाते हैं, उसको जगह जगह रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये सीधा रहे और कोई टहनी नहीं आने देते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति इसमें रहती है तो आप कोई कुछ भी काम इसके नीचे कर सकते हैं। इसका तौलिया बना सकते हैं, खाद पानी जो भी करना है, तुड़ान, वो सारा स्प्रे करना, कुछ ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। हमने 1.5 मीटर की ऊंचाई हासिल कर ली है। उसके बाद हमारा प्रयास है कि 2 टहनियाँ जैसे कि ये हैं, हम इनको विपरीत दिशा में हम तैयार करते हैं। और पहले साल और दूसरे साल ये स्ट्रेस रहता है कि ये 2 टहनियाँ हैं, इनको हम बोलते हैं लेटरल या आर्म्स। इनको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में यही फल देंगे और इसी से ये फल देने वाली टहनियाँ निकलेंगी। तो ये आकार की बात है, तो आकार इसका ये टी-वार शेप का बन जाएगा। और ये 3 मीटर की दूरी पर एंगल आयरन है, वहाँ तक एक साइड जाएगी और ये 3 मीटर दूसरी साइड जाएगी। और फल देने वाली टहनियाँ जो है दोनों दिशाओं में निकलती हैं, जो कि 5 तारों के ऊपर हमने डाली हुई है। जब हमने एक प्रॉपर इसका आकार बना लिया, टी-वार शेप में इसकी टहनियाँ निकाल दी, और उसके बाद हमारा जो फलन की प्रक्रिया है उसके लिए हमें हर साल दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये पर्णपाती बेल है, जब पत्ते झड़ जाते हैं तब इसकी रेगुलर काट छांट जो है वो करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो बेल है, बेल लगभग 3 से 5 मीटर जो है वो वृद्धि करती है, तो इसको चेक करना पड़ता है ग्रोथ को। और दूसरा, इसमें फल कहाँ लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए काट छांट का इसमें बड़ा ज़रूरी संबंध है। और ये निर्भर करता है कि हम कितना फल लेने वाले हैं, और ये तकनीकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये टहनी, जैसे ये टहनी थी, पिछले साल ये फल लगा था ये, तो ये हमने 2 साल पुरानी टहनी है। जब इसको हमने 6-8 आँखों के बाद इसको काट दिया था दिसंबर के महीने में, तो इससे ये टहनी निकली और इससे ये फ्रूट लगा। और जब हमने इस दिसंबर में इसको काटा तो ये अगली टहनी, यानी कि ये 2 साल पुरानी, ये 1 साल पुरानी, फिर अगले साल फ्रूट लगे। और जब हमने 6-8 आँखों के बाद इसको काटा तो ये इससे आँख फट के टहनी नहीं आई और इसमें फ्रूट लगे। अगले दिसंबर में क्या करेंगे, यहाँ काटेंगे और इससे टहनी निकलेगी। कुल मिला के ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कीवी फल में फल लगता है टहनियों में, वो नई शाखा पे लगता है जो 1 साल पुरानी टहनी से निकलती है। तो ये हमारे बागवान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें कटिंग कहाँ करेंगे। अगर हम कटिंग यहाँ दोबारा कर देते हैं तो इसका मतलब हम फ्रूटिंग एरिया जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ लकड़ी ही मिलेगी और फ्रूट नहीं मिलेगा। तो ये तकनीक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब ये हम सारे तकनीकी पहलुओं को ध्यान रखते हुए जब हमारा फल बड़ा होता है तो लास्ट में हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फल को तोड़ा कब जाए, क्योंकि अगर हम कच्चा फल तोड़ेंगे तो ये स्वाद नहीं बनाएगा।
पक्का तो ये पकता तो ये पेड़ के ऊपर नहीं है, तो ये तोड़ने के बाद ही पकता है। तो सही समय पे तोड़ने का जो समय है इसको जानने के लिए कौन से मापदंड है, हम देखते हैं ज़्यादातर फल जो होते हैं हमारे वो हरे से पीले हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, यानी कलर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये फल ऐसा है क्योंकि जैसे डल भूरे रंग का फल है तो इसमें कोई परसेप्टिबल चेंज इन कलर नहीं आता है। तो ये हम जब इनकी मैच्योरिटी इंडिसेस देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फल बनने से तोड़ने तक की जो अवधि है लगभग 200 दिन प्लस माइनस 1 सप्ताह, ये जोड़ी। तो इसमें हमारा जो किस्मों के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिसन हमारी 200 दिन के में पकती है और जो हेवर्ड किस्म है जो वर्ल्ड की सबसे फेमस वैरायटी है वो इससे लगभग 1 हफ्ता पहले पकती है। और इसके अतिरिक्त अगर आपका ये फल का बगीचा जो है अगर ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंडे क्षेत्र में लगा है तब भी 1 हफ्ते का जो है 1 सप्ताह का लगभग फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जो नीचे वाले गर्म इलाके हैं वहाँ थोड़ा जल्दी पकेगा। जो मापदंड हैं उसमें कलर तो इसमें रिलायबल एस्टिमेट नहीं है। और दूसरा मैंने बताया डेज फ्रॉम फुल ब्लूम टू हार्वेस्ट, यानी कि 200 दिन फल बनने से तोड़ने तक। और तीसरा जो विदेशों में होता है वहाँ पर एक यंत्र जो रिफ्रैक्टोमीटर के नाम से आता है वो इसका जूस निकालते हैं। जूस में जब देखते हैं रीडिंग 6.5 TSS डिग्री ब्रिक्स TSS, यानी कि जो मोटे तौर पे मिठास बताती है वो रीडिंग हो तब ये फ्रूट तोड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन हमारे बागवान भाई हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा इसका इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज नहीं है। एक तो दिन का मोटे तौर पे जो एंटिसिपेटेड डेट है वो अक्टूबर मिड से लेके नवंबर के पहले हफ्ते तक। और दूसरा मोटे तौर पे अगर देखें तो जैसे ये फ्रूट है इसमें जो रोएं लगे होते हैं, जब ये फ्रूट तैयार हो जाता है तब ये रोएं बड़ी आसानी से, ये देखिए ये अभी इतनी आसानी से झड़ नहीं रही, यहाँ पर थोड़ा सा है, तो ये जब ये आसानी से झड़ने लग पड़े इनका सीधा संबंध जो है जो बाल जो है इस फ्रूट में ये इसका सीधा संबंध जो है वो पकने से। तो जब ये आसानी से रोएं निकल जाएं तो उसका मतलब फ्रूट मैच्योर हो चुका है, यह राइपनिंग की तरफ है। तो यही एक मापदंड हमारे बागवान भाइयों के साथ जो है वो ठीक रहता है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के फसलों पर बढ़ते अंधाधुंध प्रयोग से कृषि उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहे हैं। उसी को देखते हुए शहरों में रहने वाले लोग छत पर खेती करने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसी एक कृषिका हैं पुष्पा साहू। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। छतों पर किस प्रकार कर सकते हैं जैविक सब्जियों व फलों की खेती, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। हम जब सब्जी मार्केट जाते थे तो सब्जी फल जो भी लेते थे उसमें आमतौर पर अधिकांश तौर पर आपने ध्यान दिया होगा कि दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट अब खा लेते थे तो उसका एक तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना अपन अपने घर में ही ये चीज़ उगाएं, फल सब्जी जो दवाओं का उपयोग है वो हम हमारे घर में कम से कम हम अपने स्वयं के लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक दवाओं का उपयोग कर करके अपने लिए सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। हमने फल के रूप में ज़्यादा लगाया है मुनगा, नींबू, चीकू, सीताफल, सेव, अनार और मौसम्बी। ये जो डांग कांदा करके है, एक कांदा है वो उसे भी हमने लगाया है फल के रूप में, वो सब्जियों के रूप में यूज़ में आता है। जैविक रूप में समझिए हमने खाद में सिर्फ गोबर खाद का उपयोग किया, गोबर खाद और मिट्टी, उसे ही हमने मतलब बराबर मात्रा में मिला करके इस ड्रम में भरा रखा। और उसके अलावा हम जैसे गौमूत्र और दवाओं इसमें छिड़काव बीच बीच में दवाओं के रूप में गौमूत्र छिड़कते हैं, नीम का खली और अपना नीम की खली वगैरह के पानी का छिड़काव करते रहते हैं। और दवाओं के रूप में हम जनरली ऑर्गेनिक दवाएं ही यूज़ करते हैं
और इसमें किसी प्रकार का कोई भी विषैले दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। ये सेव का पौधा है। ये जनरली हिमाचल प्रदेश में, ठंडे प्रदेश में पाया जाने वाला पौधा है, पहाड़ियों में होता है। ये एक किसान का बहुत अच्छा प्रयोग है। वो उसने कहा कि क्यों ना सेव का पौधा हर गर्म प्रदेश में भी तैयार किया जाए, इसलिए उन्होंने एक नई प्रकार की प्रजाति लॉन्च की है। वो प्रजाति हमने लगाई है और ये लगाए हुए हमें भी 3 महीने हुए हैं इस पौधे को। लेकिन हम बात करते हैं जब शहर की और शहरी लोगों की, तो उनके पास ज़मीन का अभाव होता है और वो यदि खेती करना चाहें तो वो उनके लिए एक समस्या की बात आती कि ज़मीन कहाँ है और उसकी कमी के कारण नहीं कर पाते। तो इसके लिए आजकल एक जो हमारे पूरे देश में एक नई लहर चली है कि छत की खेती। तो छत में हम अपनी आवश्यकता अनुसार साग सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं। सामान्यतः जो ये छत की खेती की बात जब करते हैं तो शौकिया तौर पे लोग फूल और कुछ मात्रा में बेलदार सब्जी या कुछ सब्जियों का मिर्ची, धनिया, प्याज, टमाटर, ऐसा वो थोड़ा बहुत गमलों में उसकी खेती कर लेते हैं। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें? बुआई में उपयोग होने वाले कंटेनर, गमले अच्छी तरह से धोकर उनमें जल निकास के लिए छिद्र बनाना चाहिए। चयनित पौधों के लिए उपयुक्त मिट्टी लाएं एवं मिट्टी में खाद को हाथ या खुरपी से मिलाएं। कंटेनर में ऊपर से 1 इंच जगह छोड़कर मिट्टी के मिश्रण को हल्के हाथों से ढीला भराई करें। जहां पर सब्जियों का रोपण करना हो वहां पर उथले गमले या पाट का प्रयोग करना चाहिए। उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग बालू का प्रयोग करना चाहिए तथा जहां पर सीधे बीज की बुआई करनी है वहां पर बुआई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए और बुआई के बाद ऊपर से घास या पुआल की परत बिछा देनी चाहिए। बीज जमने के बाद इस परत को हटा देना चाहिए। अधिकतर सब्जियों के नर्सरी पौधे 1 माह में रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। कुछ सब्जियों के बीज की सीधे बुआई करते हैं। इस तरह के बीजों को चयनित बर्तन व पॉलीथीन बैग में बोते हैं। प्लग ट्रे, जो कपनुमा खाके की संरचना से बनी ट्रे होती है, जो कि 2 से 3 इंच गहरी तथा जल निकास छिद्र वाली होती है। नर्सरी उगाने के कार्य में यह सबसे उपयोगी है। 1/4 भाग कंपोस्ट खाद को भरकर 1 प्याले में 1 बीज बोते हैं। उसके बाद सिंचाई एवं अन्य क्रियाएं की जाती हैं। कुछ बीजों को सीधे बुआई की जाती है तथा उनको चयनित पाट व पॉलीथीन बैग में ही बुआई करना चाहिए। जितना बीज का आकार हो उससे दुगने या तिगुने के अंदर बीज की गहराई होनी चाहिए। अधिकतर सब्जियों के बीज को सीधे कंटेनर में बुआई करते हैं तथा बैंगन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के 30 से 40 दिन पुराने पौधों को कंटेनर में रोपण करते हैं और इनकी नर्सरी पौधशाला पके मिट्टी के बर्तन या पैन में उगाते हैं तथा एक स्वस्थ नर्सरी पौध को 1 कंटेनर में उगाते हैं। यदि सीधे बुआई करनी है तो 1 कंटेनर में 2 से 3 बीज की बुआई करते हैं। बीज उगने के बाद एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर सबको निकाल देते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देख रेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे के आकार एवं प्रकार तथा कंटेनर के आकार के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन यदि हम बात करें कि छत में फलदार वृक्ष लगाने की, तो बोनसाई के अलावा हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आती। लेकिन यदि हम प्रयास करें तो निश्चित तौर पे छत में भी जो फलदार वृक्षों की सफलतापूर्वक हम रोपण कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में हम फल वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आइए हम बात करते हैं कि अगर हम घर के आसपास कहीं लॉन बनाना है तो उसको किस तरीके से खूबसूरत रखना पड़ता है और कौन कौन से तरीके उसके लिए अपनाने पड़ते हैं। भाटिया जी से जानेंगे। जी बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉन जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे सौंदर्यकरण में। जो लॉन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा। उसमें 1:1:1 की जो है रेशो रखनी पड़ेगी, जिसमें आप एक भाग जो है रेत, एक भाग जो है गड़ी सली खाद और एक भाग मिट्टी रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपका घास लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने परमार विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये घास लगाई है, कोरियन ग्रास लगाई है। तो कोरियन ग्रास जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ चल पा रही है। अभी हमारे इस पे काफ़ी अनुसंधान भी हो रहा है और हम 5-6 तरह की जो है ग्रासेस पे काम कर रहे हैं। जो अच्छी जो ग्रास होगी वो हम लोगों को या किसानों भाइयों को देंगे। पर आप देखेंगे कि जो आपका ये लॉन ग्रास है इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक मोर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास 2 तरह के जो एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक हाथ से जो मोर चलता है। मोर का मतलब है कि इसको जिससे घास कटती है तो वो कट के बिल्कुल अच्छी स्मूथ नज़र आएगी। तो उनका होना बड़ा ज़रूरी है। और बरसात के मौसम में जो है घास को काटना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में घास बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लॉन के साथ साथ उसकी एक चारों तरफ से एक 4 दीवारी के रूप में हैज का लगाना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो यहाँ पे हैज लगाई है वो यूनाइमस आप देख रहे हैं, वो जो हैज है वो यूनाइमस लगाई है। और यूनाइमस एक ऐसा हमारे पास हैज के लिए पौधा है जो सारा साल हरा रहता है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे हरड़, भेड़ा, आंवला और उसके पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए हैं। और उससे जो है आपको एक सुंदरता का जो आभास हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम अवधि वाली तिलहनी फसल तुरैया की खेती पर जानकारी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।